नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल फॉर न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं हूं निशा सिंह और आज मोदी 3.0 का जो है आगाज जो है वो हो चुका है। शपथ अब मोदी जी ले चुके हैं, उनके साथ तमाम जो मंत्रीगण वो शपथ ले रहे हैं। हालांकि किसके पास कौन सा पद आएगा अभी इस बारे में जानकारी अब नहीं है। अभी फिलहाल जो शपथ का जो सिलसिला है वो लगातार जारी। तमाम जो बीजेपी के जो तमाम एनडीए गठबंधन के लोग हैं वो जिनका चुनाव किया गया है मंत्री पद के लिए, वो तमाम लोग शपथ ले रहे हैं और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिलवा रही हैं। और इसी बीच हमारे कार्यक्रम का भी आगाज और आपको बता देते हैं कि लगातार ये पूरा कार्यक्रम जारी है। खंडित जनाधार बीजेपी एनडीए को मिला हुआ था, लग रहा था कि आखिरकार कैसे बनेगी सरकार, कैसे चलेगी सरकार, लेकिन आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब शपथ ग्रहण का समारोह हो रहा। आने वाला वक्त बताएगा सरकार कितनी चलेगी कितनी नहीं चलेगी। लेकिन उससे पहले हमारे इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान का स्वागत कर लें। कांग्रेस से हमारे साथ अमनदीप सिंह जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका अमनदीप जी। जी नमस्कार, धन्यवाद जी। अमन जी, आपसे जानना और समझना चाहूंगे आज जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपको क्या लग रहा है जो शपथ ग्रहण समारोह है, जिस तरीके से मंत्रियों की जो सूची सामने आई है, क्या इस सूची के अंदर किसी तरह का कोई दबाव दिखाई दे रहा है बीजेपी के में या मोदी पर? देखिए, मैं आपको एक ही बात कहूंगा, जिस तरह से और मैं भाजपा के नेताओं के बोले हुए वक्तव्य जो हैं उन्हीं को दोबारा दोहरा के उनका जवाब देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा था कि देश में अब तक गठबंधन की मजबूर सरकारें चलती रही हैं। सिर्फ एक नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसी थी जो जिसको वो मजबूत बताते थे, मगर अब अच्छा देश के अंदर ऐसी सरकार होगी जो कि मजबूर होगी या मजबूत होगी, वो समय बताएगा। हालांकि हम ये मानते हैं कि ये मजबूर सरकार ज्यादा है, क्योंकि मजबूरियां पहले से ही नजर आने लगी हैं। इनके जो गठबंधन के साथी हैं वो पहले ही अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, अपनी अपनी मांगे रख रहे हैं। तो मांग रहे हैं, किसी को कोई मंत्रालय चाहिए, किसी को कोई चाहिए। और आज आपने देखा होगा शपथ ग्रहण से पहले ही जो प्रफुल्ल पटेल हैं उनके ऊपर ईडी ने जो केस किए थे वो केस वापस ले लिए गए और 180 करोड़ की संपत्ति जो है उनकी उनको वापस दे दी गई है। तो पहले ही शुरुआत से भी पहले, अभी तो पहली बॉल भी नहीं पड़ी मैच की और उस पर आउट हो गए हैं नरेंद्र मोदी की सरकार। तो ये अगले 5 साल किस तरह चलने वाली है आप इसको खुद समझ सकते हैं और जनता इस बात को समझ सकती है। जी अमनदीप जी, यदि आप ये कह रहे हैं कि मजबूरी अभी से दिखाई देने लग गई है, अभी शपथ ग्रहण का समारोह ही चल रहा है, अभी कहा जाए तो सरकार का पहला दिन भी नहीं शुरू हुआ, शपथ ग्रहण का समारोह चल रहा है, तमाम लोग शपथ ले रहे हैं और इससे पहले प्रफुल्ल पटेल और एनसीपी द्वारा जो एक दबाव बना दिए गए, उस दबाव में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी मजबूर दिखाई दे रहे हैं। जी बेशक, देखिए जिस तरह से, नहीं तो जिनको कल तक प्रधानमंत्री का एक इंटरव्यू में देख रहा था, बीते दिन उन्होंने कहा था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके खिलाफ केस जो है वापस लिए गए हों या फिर किसी को छोड़ दिया गया हो। मगर आज ही आप देखिए कि प्रफुल्ल पटेल की 180 करोड़ की संपत्ति जो अटैच की थी ईडी ने, वो छोड़ दी गई है और मुकदमा जो है उसको ड्रॉप कर दिया गया। तो ये एक संकेत है कि आने वाले दिनों में कितनी मजबूरियों में ये सरकार चलेगी और कितनी चलेगी वो समय बताएगा। हमें नहीं लगता कि कोई जो फैसले देश हित में लेने जरूरी हैं वो ये सरकार कभी भी ले पाएगी। जो बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात है, चाहे गरीबी के खिलाफ लड़ने की लड़ाई बात है, ये सरकार उन पे कभी भी खरा नहीं उतर पाएगी, क्योंकि ये अपनी मजबूरियां, अपनी सरकार को बचाने में ज्यादा ध्यान लगेगा इनका, बजाय इसके कि वो देश चला सके। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ऐसा इसके पहले कभी भी नहीं हुआ है, जो प्रफुल्ल पटेल का जो आप जो पूरा मामला उसको वापस लेने की बात आप कह रहे हैं कि इसके पहले कभी भी मोदी सरकार द्वारा या एनडीए सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया गया। तो ऐसे में तो फिर अरविंद केजरीवाल या जो तमाम आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के ऊपर जो भी तमाम आरोप लग रहे हैं, जो भी जानलेवा उन पर आरोप लगे, अगर वो इधर आएंगे तो पूरी तरह से साफ हो जाएंगे और उनके केस भी वापस हो जाएंगे। नहीं, देखिए ये बात तो तब होगी ना जब वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके गठबंधन में जो लोग गए हैं उन्हीं पे सिर्फ लागू होती है। जो उनके गठबंधन में नहीं जाते हैं, जो उनके साथ नहीं चलते हैं, उनके लिए तो ईडी सीबीआई है ही। उनको भेजकर डराने धमकाने। ये चुनाव जो ये मौजूदा चुनाव ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा चुनाव है जिसके अंदर सिर्फ 2 पार्टियां या 3 पार्टियां नहीं लड़ रही थी, जिसके अंदर जो सरकारी संस्थाएं हैं वो भी सरकार के साथ एक पार्टी के साथ मिलकर लड़ती हुई नजर आ रही थी। जो नेता सरकार के खिलाफ बोल रहा था उस पर या तो इनकम टैक्स की रेड हो रही थी, या तो उनके ऊपर ईडी का मुकदमा हो रहा था, या तो उन्हें जेल में डाला जा रहा था। ऐसा पहली बार हुआ कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्रियों
को ही उठाकर जेल में डाल दिया गया हुआ है और सरकार के खिलाफ जो उनकी कुनीतियां रही हैं उनको उजागर ना कर पाए। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है। अच्छा, जो अभी मंत्री पद की शपथ इस वक्त ले रहे हैं, कृष्णपाल गुर्जर ने शपथ ली, यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर ने ली। हरियाणा के लिहाज से अगर हरियाणा के मैं परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर की बड़ी सारी नाराजगी थी, लेकिन यहाँ पर कैबिनेट का पद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में कैसा रहेगा ये सब कुछ? विधानसभा चुनाव सामने भी है। देखिए, हरियाणा में जिस तरह बुरी तरह से इनकी हार हुई है, पहले इनका हरियाणा में गठबंधन टूटा, सरकार टूटने की कगार पर आ गई, बहुत मुश्किल से इन्होंने अपनी सरकार बचाई। उसके बाद जो है मनोहर लाल खट्टर जी को इस्तीफा देना पड़ा, उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ी। मजबूरियां मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जो जिस तरह से पिछले दिनों जिन मजबूरियों में मोदी सरकार चली है, अब ये मजबूरियां आपको अगले 5 साल देखने को मिलेंगी। और ना सिर्फ हरियाणा की बात करूं और भी प्रदेशों में बल्कि पूरे देश में अभी आपको नजर आएगा। मनोहर लाल खट्टर जी की जहां तक बात है, खट्टर जी ऐसी क्या वजह रही कि वो चीफ मिनिस्टर का पद उनको छोड़ना पड़ गया, बताएं जरा मुझे। तो जहां खूब धूम मचाए अपने उद्योगपति दोस्तों के साथ मिलकर, और उसके बाद अंत में जो है उसको जनता के सामने जब जवाब देने का समय आए तो उस व्यक्ति को बोले कि भाई आप जो है इस्तीफा दे दीजिए। तो ये इनकी पुरानी आदत रही है। अच्छा जी, इस बार के अगर मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर लें, जो मंत्रिमंडल है उसमें स्मृति ईरानी को जिस तरीके से सुबह से खबरें आ रही थी कि जगह उन्हें नहीं मिली, अनुराग ठाकुर को जगह नहीं मिली, इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है जो स्मृति ईरानी है उनकी हार कहीं ना कहीं वजह बनी है इसके लिए? देखिए, किसी को मंत्रिमंडल में रखना ना रखना वो तो सरकार का अपना एक डिसीजन है, वो नरेंद्र मोदी जी का डिसीजन है। मगर इस फैसले से ऐसा लगता है कि अब वो विश्वास खो चुकी हैं स्मृति ईरानी। शायद उनको लाया इसीलिए गया था कि वो राहुल गांधी के खिलाफ बोल पाए, कांग्रेस के खिलाफ कुछ भी बोल के उल जलूल जवाब कोई भी बयान देकर खबरों में बनी रहे। मगर अब जबकि एक साधारण कार्यकर्ता से हार गई हैं वो, और ना सिर्फ हारी हैं, बुरी तरह से हारी हैं वो, तो उसके बाद वो किस मुंह से उन्हें बनाया जाता, इसलिए और जनता के अंदर एक मैसेज जो है वो गलत चला जाता, शायद इसीलिए जो है उनको नहीं बनाया गया। मगर जहां मोदी जी के कई फैसले ऐसे भी रहे हैं कि पहले वो कुछ करते हैं उसके बाद कुछ और, तो आने वाले दिनों में अगर इनको बना भी दिया गया दोबारा मंत्री राज्यसभा से बैकडोर एंट्री करवाकर हारे हुए, जैसे पहले भी स्मृति जी हारने के बाद रही हैं, तो हमें कोई इस पे अचंभा या ताज्जुब नहीं होगा। चलिए, हारे हुए एक और यहाँ पर पंजाब के एक सांसद है बिट्टू साहब जी, रवनीत बिट्टू, उनको भी स्थान मिला। और जैसे कि आपने दोपहर में उनका वीडियो भी देखा होगा जब उनकी गाड़ी ट्रैफिक जाम में फंस गई थी। चलिए, मेरे साथ बीजेपी से इस वक्त आरोग्य स्वामी जी जुड़ चुके हैं, उनसे ही सवाल ले लेते हैं। आरोग्य जी, बहुत स्वागत है आपका। मोदी जी शपथ ग्रहण मोदी जी ने शपथ ग्रहण कर ली है, प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरा कार्यकाल उनका शुरू हो चुका है। जो तमाम लोग हैं, फिर चाहे राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, नितिन गडकरी हो, तमाम लोगों ने शपथ ली। लेकिन सवाल ये उठने लग गया कि स्मृति ईरानी आखिरकार शपथ ग्रहण समारोह उन्हें आखिरकार मंत्रिमंडल का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया? एक बात है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर अमनदीप जी बात कर रहे थे हारे हुए लोगों की, तो यहाँ पर कांग्रेस से रवनीत बिट्टू जी जो है वो बीजेपी में आए थे और वो चुनाव लुधियाना से हार गए। बावजूद उसके उनका जिस तरीके से कॉल गया और उसके बाद दोपहर में सड़क पर दौड़ते हुए नजर आए, क्योंकि मोदी जी के यहाँ से टी पार्टी के लिए कॉल आया था। इस पर क्या राय आपकी? देखिए, पहली बात तो ये देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है, और जो मोदी साहब जो तीसरी बार हैट्रिक मार रहे हैं उसके लिए उनको और हम सबको अपने आप बधाई देना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे पड़ाव पे आ गए जो खतरे से हम बाहर निकल गए। वरना इतना खतरा होता था कि ये लोग जो गठबंधन के जो बंधन लोग हैं वो कभी गठ नहीं रहते और उनका बंधन में कोई विश्वास, खुद में विश्वास नहीं है। क्योंकि देखिए, आज चंद्रबाबू नायडू जी के बदौलत हम एक ये हुए कि हमको एक सुरक्षा मिला है देश के लिए, वरना ये देश इतने टुकड़े होते कि जोड़ने के लिए कोई आता भी नहीं। और हम धन्यवाद करना चाहिए मोदी जी को और नीतीश कुमार जी को। डर तो है नीतीश कुमार जी के ऊपर कि वो आज नहीं तो कल पलटवार कर सकते हैं, लेकिन तो आप कह रहे खतरे से निकल गए, आप कह रहे खतरे से निकल गए, खतरे में एंटर कर गए। क्योंकि जब पिछली जब एनडीए सरकार हुआ करती थी, पिछली जब सरकार हुआ करती तब बहुत सेफ थे, तब बहुत सेफ खेला भी है बीजेपी ने। अब खतरे से निकल गए और खतरे में पड़ गए हैं।
नहीं, खतरे से निकल गए हम लोग, वरना देखिए ये लोग, ये जो गठबंधन का जो ये लोग का प्रस्ताव है, ये लोग इतने देश के टुकड़े कर देंगे कि इनके खुद के सांसद में देखिए, इनके खुद के पार्टी में टुकड़े गैंग मौजूद है। और देखिए जो खालिस्तान में जो बंदा जो जीत के आया, वो खुद एक टेररिस्ट है। वो टेररिस्ट होने के नाते उसको वो बहुमत से जीत गया। क्यों जीता? क्योंकि ये लोग जो है सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, और मोदी को हराने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। और हमको ये एक बहुत बड़ा उम्मीद आ गया कि हम बच गए हैं। बस एक ही बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग सुरक्षित है 5 साल क्या तो आप क्या कहना चाहते हैं? 5 साल तक ये सरकार चलने वाली है। अभी मेरे साथ अमनदीप जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि दूसरों को मजबूर कहते थे, खुद को मजबूत कहते थे, लेकिन आज जो मोदी जी की स्थिति है या बीजेपी की जो स्थिति है, वो कहीं ना कहीं मजबूत तो नहीं पर मजबूर जरूर दिखाई दे रहे हैं। और पहले दिन देखने को मिल गया जब जिस तरीके से एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल का जो केस वापस लिया गया और कुछ करोड़ रुपए जो है वापस करने वाला जो केस है जिसका जिक्र अमनदीप का जी 180 करोड़ रुपए की संपत्ति। अमनदीप साहब, एक छोटी सी 180 बात करोड़ है। की संपत्ति जी। अगर आपकी अगर सरकार आ गई, तो क्या आप ये बम विस्फोट को रोक सकेंगे? देखिए, आपका सरकार जब से था तब से सिर्फ बम विस्फोट होता है या मुसलमान हिंदू को मारता है। आपने कभी आवाज उठाया जब हिंदू का देखिए, जिस हत्या तरह होता है की मुसलमान स्टेटमेंट के ये दे रहे हैं, हाथों? मुझे लगता है कि आपको इसके ऊपर सफाई आपको देनी चाहिए एज अ चैनल हाँ जी, कि किस जिम्मेदारी से, किस हक से ये बात इतनी बड़ी बोल रहे हैं कि देश के अंदर जो है हिंदुओं को मुसलमान मारते थे इससे पहले। बहुत आपत्तिजनक बयान है आपका। आप नहीं आरोप जी प्लीज इस तरह की बातें नहीं, बिल्कुल ठीक बात है यहाँ पर अमनदीप जी। नहीं बिल्कुल इस तरह से हिंदू मुसलमान नहीं हिंदू कम्युनिटीज के मुसलमान बारे बातें मत में कीजिए। आज शपथ ग्रहण का समारोह, मैं उससे रिलेटेड आपसे और बात मैं करना चाह आपको रही बता दूं, हूँ। आपने बम ब्लास्ट की बात की है, आपने बम ब्लास्ट की बात की है, तो मैं आपको बता दूं, मुझे लगता है मेरे दोस्त आरोग्या जी ने अभी टीवी शायद देखा नहीं है। अभी कश्मीर में एक हमला हुआ जिसके अंदर कुछ लोगों की जो है हत्या कर दी है आतंकवादियों ने। वो ये जब इस दौरान जबकि शपथ ग्रहण चल रहा है, उस दौरान ऐसी घटना होना, ये अपने आप में बताता है कि कितनी जो है असुरक्षित देश के हालात हैं और कितना असुरक्षित सरकार जो है उसके हाथ में ये देश चला गया। तो ये इनके ऊपर कोई विश्वास सही बोला। आरोप कीजिए बिल्कुल जिम्मेदारी से कोई भी बयान दे, क्योंकि उधर शपथ ग्रहण का समारोह चल रहा है। इस तरह से कंट्रोवर्शियल चीजें नहीं, जाति धर्म की बातें प्लीज यहाँ पर नहीं। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ देश की हम बात कर रहे हैं, देश हित में क्या मोदी सरकार फैसला ले पाएगी? क्योंकि जिस तरीके की फ्रीडम पहले हुआ करती थी, वो फ्रीडम फिलहाल जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। जवाब है नीतीश कुमार का दबाव है, चंद्रबाबू नायडू का दबाव है, गठबंधन का दबाव है। तो क्या आपको लगता है देश हित में जो जिन फैसलों, जिन वादों, जिन चुनावी दावे जो किए गए थे उस पर उसे इम्प्लीमेंट कर पाएगी बीजेपी, उन पर खरा उतर पाएगी? हाँ जी, जरूर कर पाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे सिर्फ 3 ही लोग हैं, एक बीजेपी है, एक नीतीश बाबू है, एक चंद्रबाबू है। तो यहाँ पे इन लोगों का उतना झमेला नहीं हो सकता है जो कि कांग्रेस, टीएमसी, अन्ना डीएमके और न जाने कितने 10 से 12 रिमार्क्स में मेरे दोस्त ये बात बोल रहे थे। जुल्म। निशा जी आप देखिए, कि कितनी कंफ्यूज्ड पार्टी के कितने कंफ्यूज्ड प्रवक्ता हैं। अभी ओपनिंग रिमार्क्स में मेरे दोस्त ये बात बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जी पे अभी भी हमें भरोसा नहीं है, वो कहीं पर भी जा सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो आप इसको रिपीट दोबारा चलवा दीजिएगा। और बीजेपी स्वयं ये बात बोल रहे हैं कि हमें विश्वास नहीं है, ये कभी भी छोड़कर जा सकते हैं नीतीश कुमार। तो क्या भरोसा, क्या सरकार और क्या गठबंधन? ये मजबूरी की सरकार कुछ दिन जो है आपस में एक दूसरे का सहारा लेके बैसाखी पे चलने की कोशिश जरूर करेगी, मगर जिस दिन नीतीश कुमार की ये बैसाखी हट गई मजबूरी की, उस दिन, क्योंकि अपनी आदतों से तो मोदी जी जाने वाले रहे, भाजपा अपनी आदतों से जाने रहे, जिसके साथ भी इन्होंने गठबंधन आज तक किया है, जिस भी क्षेत्रीय दल के साथ इन्होंने आज तक गठबंधन किया उसको बर्बाद कर उसकी पार्टी को खत्म करने का काम भाजपा करती आई है। और यही काम इन्होंने जब जेडीयू के साथ किया, तो वो दिन दूर नहीं है जब जेडीयू इनका साथ छोड़ेगी और टीडीपी इनका साथ छोड़ेगी, और ये सरकार अमनदीप जी बहुत जल्दी आपको जाती हुई नजर आएगी।
मेरे साथ में राजनीतिक विश्लेषक नवीन धमीजा जुड़ चुके हैं, उनके पास भी चल लेते हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। नवीन जी, जो शपथ ग्रहण समारोह है मोदी जी का वो चल रहा है, तमाम लोग शपथ ले रहे हैं, मंत्री पद डिसाइड होंगे। आप ये जो शपथ ग्रहण का जो समारोह है, जिन जिन लोगों ने शपथ लिया, आप उनके बारे में आपकी क्या राय, आपको क्या लगता है? जो सोचा था पहले से कि दबाव होगा मोदी सरकार पर, और जिस लिहाज से सोचा गया था कि जो नंबरिंग जैसे की गई थी कि ऐसे ऐसे हो सकता है, या इस पार्टी का यही व्यक्ति या गठबंधन की उस पार्टी पर्टिकुलर पार्टी का व्यक्ति शपथ ले सकता है, क्या आपके हिसाब से वैसी नंबरिंग हुई है? देखिए निशा जी, जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं वो लगभग वही मंत्री बनाए गए हैं जिनको सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिनको लोग अंदाजा लगाया जा रहा था कि अमित शाह होंगे, राजनाथ सिंह होंगे, नितिन गडकरी होंगे, और जितने ये वरिष्ठ नेता थे सबका नाम था। निर्मला सीतारमन पे लोगों को शक था कि निर्मला सीतारमन जो पिछली बार वित्त मंत्री थी इस बार मंत्री बनाई जाएंगी या नहीं, और उस बार उनको क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा। लेकिन ज्यादातर मंत्री वही है जो लोग अंदाजा लगा रहे थे। इसके अलावा लोग अमेठी से चुनाव हारने के बाद लोग अंदाजा लगा रहे थे क्या पार्टी की वरिष्ठ नेता रही हैं, पूर्व मंत्री रही हैं, और उनका एक बड़ा नाम रहा है, एक बड़ा कद रहा है, तो स्मृति ईरानी मंत्री बनाई जाएंगी या नहीं, ये एक बड़ा चर्चा का विषय था। लेकिन इस बार उनको मंत्री नहीं बनाया गया, उनको मंत्री नहीं बनाया गया। आज सबको ये लगभग स्पष्ट हो रहा है कि वो मंत्री नहीं बन रही है, क्योंकि अब राज्य मंत्रियों को मंत्री बनाया जा रहा है, कैबिनेट मंत्रियों के सबके सबको शपथ दिलाई जा चुकी है। तो बाकी जितने मंत्री बनाए गए हैं सबको लगभग माना जा रहा था कि हाँ ये मंत्री पद के रूप में शामिल होंगे, इनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। अब देखना ये जो पोर्टफोलियो बटेंगे कि बाद में पतली गली से एक बार फिर तो स्मृति ईरानी की एंट्री हो जाएगी। है जी, अमनदीप हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं, वो कह रहे थे कि मैंने उनसे भी स्मृति ईरानी का जिक्र किया था, तो उन्होंने कहा स्मृति ईरानी अभी फिलहाल भले ही कैबिनेट में ना दिखाई दे रही हो, लेकिन आने वाले वक्त में धीरे से उनको भी कैबिनेट के अंदर एंटर कर लिया जाएगा। देखिए आने वाले समय में किसको कैबिनेट में शामिल किया जाएगा या किसको नहीं किया जाएगा और किसको हटाया जाएगा वो बाद की बात है, लेकिन पहले अभी उनको फिलहाल शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादातर मंत्रियों को मंत्री आज बनाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि बड़ा मंत्रिमंडल बनाया जा रहा है, पहले सूची में उनका नाम नहीं है, तो ये उनके लिए भी एक झटका देने वाली बात है। हालांकि चुनाव हारने के बाद उनको भी लग रहा था कि मंत्रिमंडल में उनको जरूर स्थान दिया जाएगा, उन्हें जगह दी जाएगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अब देखना यह है कि मंत्री बनाए जाने के बाद पोर्टफोलियो किसको क्या दिया जाता है, क्योंकि जब इनकी चंद्रबाबू नायडू से बात हुई, इनकी अपने जो समर्थक दल हैं उनसे बात हो रही थी, तो उन लोगों ने एक मांग रखी थी कि गृह मंत्री अमित शाह नहीं होने चाहिए। उनकी ये मांग थी कि गृह मंत्री के रूप में किसी और को मंत्री बनाया जाए, वो इनको स्वीकार नहीं कर रहे थे। अब गृह मंत्री किसे बनाया जाएगा, जो अमित शाह को क्या जिम्मेवारी दी जाएगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के चाणक्य माने जाते हैं, और माना जाता है कि कोई भी चुनाव हो, चाहे वो केंद्र का चुनाव हो या किसी प्रदेश चुनाव हो, वो इस बात की नीति निर्धारित करते हैं किसको टिकट दी जाएगी, चुनाव सरकार किस तरह से गठित की जाएगी और कैसे सरकार बनेगी, और अगर सरकार किसी और की बन रही तोड़ फोड़ में, और वो अपनी सरकार को बनाने में भी माहिर माने जाते हैं। और वो ऐसे माहिर चाणक्य हैं जिनकी रणनीति के अंदर तकरीबन 20 जो हैं मंत्रियों ने अब की बार चुनाव हार गए हैं, जो पूरे देश के अंदर मोदी सरकार के 20 मंत्री जो हैं वो चुनाव हारे चाणक्य की रणनीति की वजह से। और मुझे लगता है इसीलिए चाणक्य को भी कहीं किनारे बिठाने की अब तैयारी हो चुकी है, और इस बात को सिर्फ एक सहारा लेके गठबंधन के साथियों का कि मजबूरी दिखाते हुए गठबंधन के साथी ऐसा कह रहे हैं, इसलिए शायद उन्हें कहीं खुड्डे लाइन लगाया जा सकता है। मगर बड़ी बात तो यह है कि वो चुनाव जो देश के अंदर भाजपा हारी है उसके अंदर एक बड़ी विफलता इनके तथाकथित चाणक्य की भी रही है। वो विफल हुए पूरी तरह से। जो टीवी पे आके बड़े बड़े बयान देते थे कि मंडल और बूथ तक हमारी कमेटियां और पता नहीं क्या क्या बताया करते थे पूरा डिटेल में, और टीवी चैनल भी तमाम उनको बड़ी स्पेस देते थे टीआरपी के लिए। अमित शाह के बड़े बड़े लंबे चौड़े जो हैं इंटरव्यू किया करते थे। मगर जिस तरह से हार हुई है, मुझे लगता है अब अमित शाह जी को भी दोबारा सोचना होगा। शायद राजनीति से उन्हें
अब संन्यास ले लेना चाहिए, बहुत हो गया। आपको लगता है राजनीति से संन्यास लेने का वक्त आ गया नवीन जी? क्योंकि अमनदीप जी जिस तरीके से बोला वो बात हालांकि मुझे तो डाइजेस्ट नहीं हो रही है। आपकी राजनीति ये बात तो किसी को भी हजम नहीं होगी कि उन्हें राजनीति से संन्यास लेना चाहिए या वो ले लेंगे। दूर दूर तक ऐसा कहीं राजनीति के अंदर, क्योंकि देखिए जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, उनका अहम बड़ा रोल रहता है। उनके बिना न पार्टी चलती है, न सरकार चलती है। पार्टी और सरकार के अहम फैसले अमित शाह के बिना नहीं लिए जाते। अमित शाह ही मुख्य फैसले लेते हैं। नरेंद्र मोदी को भी अगर कभी किसी से मिलना होता है, पार्टी के बारे में तो मैं नहीं दे पाते तो वो कहते हैं जाकर के अमित शाह से सरकार और पार्टी के बारे में तो नवीन जी मैं नहीं कह पाऊंगा, मगर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ने कहाँ रेड करनी है वो जरूर अमित शाह बताते हैं। नवीन जी आपकी बात का सम्मान करता हूँ, ये बात मैं ये बात बोल रहा हूँ कि पार्टी और देश का तो नहीं पता, पार्टी और सरकार का। देखिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, कैबिनेट मंत्री उन्हें बनाया गया है, क्योंकि उनका भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते कार्यकाल पूरा हो चुका है। और ये माना जा रहा था कि चुनाव के बाद जब नई सरकार का गठन होगा उसके बाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नाम बड़ी तेजी से उछल रहा था बाजार में। माना जा रहा था कि पार्टी चुनाव के बाद मनोहर लाल को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन उन्हें भी आज मंत्रिमंडल में कैबिनेट का स्थान दिया गया। कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्हें शपथ दिलाई गई है। तो ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह के दिमाग में कोई ना कोई ऐसा नेता है जो कि लुधियाना से जीते हैं। उनको क्या कोई मंत्री पद मिला हुआ है? क्योंकि दोपहर में आप लुधियाना से हारे हैं। नहीं, बीजेपी में इस बार शामिल हुए, 2 बार कांग्रेस से जीतते आए थे, इस बार हारे हैं। तो हारे हैं तो उन्हें जिस तरीके 3 बार कांग्रेस से सांसद रहे। हाँ 3 बार, 2009 में थी, बिल्कुल तो अभी की जो स्थिति तो मेरा सवाल नवीन जी आपसे ये है कि जिस तरीके से दोपहर में भागते नजर आए थे ट्रैफिक में जब उनकी गाड़ी फंस गई थी और टी पार्टी के लिए मोदी जी के यहाँ से उनके पास कॉल आ गया था, तो वो भागते हुए नजर आए थे। क्या उनको भी किस तरह का मंत्री पद मिला है? हालांकि मैं नहीं देख पाई, इसलिए मैं आपसे जानकारी इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ। नेहा जी मैं दोबारा एक बार बताएं, आवाज क्लियर नहीं आ रही। रवनीत सिंह लुधियाना से सांसद, कांग्रेस में थे, बीजेपी में नए नवेले शामिल हुए और हार गए। हारने के बाद उनको टी पार्टी के लिए कॉल पहुंचा। जब कॉल पहुंचा तो वो सड़कों पर भागते हुए नजर आए कि गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई थी। तो क्या उनको भी कोई मंत्री पद मिला? जिस तरह से भाग रहे थे तो क्या अपडेट है उसका? देखिए कॉल जाने का मतलब तो यही है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए उन्हें न्योता दिया गया, उन्हें निमंत्रण दिया गया है। देखिए आज कॉल उन्हीं को गई जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना था। सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको चाय पर बुलाया, उनके साथ चर्चा की, उनके साथ बातचीत की, और वो एक सबके लिए एक संदेश था, सबको मैसेज था कि जिनके पास फोन जा रहा है, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको चाय पे बुला रहे हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। और उनके पास तमाम लोग क्योंकि ऐसा होता है जब भी हमारे लिए कोई स्पेशल डे या स्पेशल मौका होता है उस दौरान फोन नहीं चल रहा होता है, किसी तरह से कुछ भी दिक्कतें आ जाती हैं। तो आज कहीं ना कहीं लोग अपना फोन देखते हुए बैठे हुए थे, जिन लोगों को भी मंत्री बनने की आस थी, जिनको इंतजार हो, जैसा आप कह रहे हैं। मगर मुझे तो ये अचंभा हो रहा है कि हारने के बाद ऐसी क्या वजह रही कि रवनीत सिंह बिट्टू जी को कौन कॉल कर रहा होगा ना? उनका फोन तो वही मेरा पॉइंट था नवीन जी से सवाल पूछने का कि हार गए, फिर आखिरकार क्या वजह थी उनको कॉल करने का और मंत्री बनाने का? सर बीजेपी से मेरे पास आरोग्या जी भी है, आरोग्या जी के पास चले थे। आरोग्या जी देखिए नेहा जी इस बारे में मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। कई नेताओं को इस बात के लिए आगाह किया गया था, हो सकता है कि उनके पास इस तरह की फर्जी कॉल आ जाए और ये कहा जाए आपको प्रधानमंत्री चाय पर बुला रहे हैं या आपको निमंत्रण दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे समय में कुछ फर्जी कॉल भी किए जा रहे थे। ये कहा गया था, बकायदा सबको कहा गया था ये सुनिश्चित कर लें कि कोई फर्जी कॉल ना हो। तो फर्जी कॉल में भी उन्हें कहा गया था ऐसा ना हो, आप लोग बन ठन के और नए नए कपड़े पहनकर तैयार हो, सूटेड होकर के दिल्ली पहुंचे और पता चले वहां उनको मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिल रहा है। कितना हास्यास्पद है कि मौजूदा दौर में सरकारें ऐसी हो गई कि लोगों को फर्जी कॉल जाने लगे मंत्री बनाने के भी।
क्योंकि जिस तरह से ये सौदे करते हैं, जिस तरह से सौदेबाजी करके देश चला रहे हैं, अपने कुछ उद्योगपति दोस्तों को पूरा देश सौंप दिया इन्होंने, तो शायद नेताओं में भी ये मैसेज है कि कुछ ऊपर नीचे करके जमा घटा करके शायद मंत्रालय भी मिल सकता है। कुछ तो बात नवीन जी दे सकते आपकी हैं बातों आरोग्य में जी हमारे साथ। आरोग्य जी देखिए, अमनदीप जी कह रहे हैं कि बड़ी खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं कि देखिए क्या सरकार आ गई, किस तरह से चीजें हो गई हैं, कि अपना चांस लग सकता है, लोग ये सोचते हैं। आपकी क्या राय, आपको लगता है कि जो तमाम लोगों में हसरतें हैं, जो भी एनडीए के अंदर जो 14 घटबंधन है, हसरतें सभी के अंदर है मंत्री बनने को लेकर, हसरतें उफान मारेगी तो सरकार टिकी रह पाएगी? एक एग्जांपल बोलता हूं मैं। अब देखिए स्मृति ईरानी जी हारे हैं, लेकिन उनको हाँ। साइडलाइन नहीं किया गया। वो उनका री एंट्री होगा और यहाँ हैदराबाद से भी माधवी लता जी हारे हैं, लेकिन ये नहीं कि वो अच्छा। संन्यास लिए या उनको छोड़ दिया गया। वो जरूर क्योंकि फिर देश के वापस अंदर अभी आएंगे, माहौल खराब क्योंकि ये करना बाकी रह गया ना, एक मिनट, तो इन लोगों को दोबारा जो हिंदू आप जब मुस्लिम बात कर रहे करें थे, ना, एक जो एक्चुअली में हिंदू मुस्लिम दो जब मैं बात समुदायों के कर बीच में रहा लड़ाई करवाने की हूँ, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहे थे। जिस तरह से माधवी बात लता कर जी रहा हूँ, मस्जिद के सामने जाती हुई तीर का निशान जब बनाकर मस्जिद पे जो है नवनीत सुनिए राणा जी भी छोड़ती हुई निशा नजर जी, आई, मुझे लग रहा है उनको भी लाया जा सकता है वापस, है ना? अच्छा, ठीक है, ठीक है। अमनदीप जी काफी देर से मैं आप लोगों से बात कर रही थी, आरोग्य जी से नहीं सुन पाई, कृपया उनको सुन लेते हैं एक बार। नहीं, मुझे तो जी अच्छा बोलो। सुनने में बहुत मजा आ रहा है। ये अपनी पार्टी की पोल पट्टी जिस तरह से खोल रहे हैं, मुझे तो मजा आ रहा है। इनसे तो और 10 मिनट एक्स्ट्रा दीजिए। जब जब अमन साहब जब बात कर रहे हैं तो मैं खामोश था, तो थोड़ा टॉलरेंस कर लीजिए, थोड़ा पेशेंस, हाँ जी, थोड़ा। इनका हाँ जी, नाम हाँ ठीक जी, कर जी, दो, जी। इनका नाम हनुमान जोसेफ लिखा हुआ आ रहा है, ये बुरा मान जाएंगे। स्क्रीन पे हनुमान जोसेफ लिखा हुआ आ रहा है, सही देखिए। है। नहीं, मैं इसको वानर ठीक हूँ, कर मैं दीजिए। देश का वानर हूँ। और सुनिए, मैं देश का वानर हूँ। मुझे एक जिम्मेदारी है कि हम हमारे जो देश के महिला हैं, सारे महिलाओं को हमको सीता मैया का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है राक्षस बहुत है। उन राक्षस को बचाने के लिए हम जैसे लोगों को वानर बनना ही चाहिए, हम हनुमान हाँ, जी बनना ही ब्रजभूषण चाहिए, शरण सिंह क्योंकि जैसे तो राक्षस हैं ही हैं जिनसे बेटियों को बचाने की जरूरत है। आप मुझे उम्मीद है कि आप उनके लिए भी बोलेंगे, जो साक्षी मलिक जैसे जो हमारे रेसलर बहनें बैठी थी जंतर मंतर पे, उनसे बचाने की जरूरत है सबके ना? लिए बात अजय करेंगे। मिश्रा, टैनी जैसे सुनिए, लोग हैं, उनसे बचाने की, सबके ठीक है ना? वो आप सेंगर को तो भूले अमन नहीं जी होंगे, थोड़ा सेंगर को तो नहीं भूल गए हैं जिन्होंने एक बेटी का बलात्कार के केस में जेल में, वो बोलेंगे जरूर, उनको नहीं याद है जरूर ना? बोलेंगे, और बोलिए, मणिपुर क्यों में जो क्योंकि ठीक है, बहनें ठीक है। जिन्हें आरोग्य जी, निर्वस्त्र आरोग्य करके, जी। जिन बहनों को निर्वस्त्र एक करके सीता मैया है। मणिपुर में रोड पर चलाया गया, उनके लिए भी कभी बुलवाइए अपने किसी भी सही सही भाजपा के नेता से, सुनिए उनसे भी सुनिए, बुलवाइए। आपने सही बोला है। उनमें सीता माता अमन साहब, नजर नहीं आती आपको? या उनमें सीता माता नजर अमन आती है साहब जिन्हें सुनिए, निर्वस्त्र करके इन्होंने रोड पे घुमाया? एक निशा जी जवान जरा सैनिक इनको जो हैं, बोलिए, हमारे देश की सुनने सेना के दीजिए। जवान जो हैं, जब जब ये आरोग्य जी, बात मैं कर आपका जवाब सुनना उनकी चाहती हूँ, लेकिन आप ये आपसे उनकी सवाल पूछ बहन रहे को, हैं क्योंकि आप एक महिला का जिक्र कर रहे हैं, माँ सीता का जिक्र कर रहे हैं, तो ये भी तमाम महिलाएं जो भी हाँ इंसिडेंट जी, हुए हैं, पासवान तमाम इंसिडेंट को गिनारे वही गिनाने में तो बेहद जरूरी है ना। जवाब आप अपने बचाव में दे नहीं, सकते हैं। जब मैं सुनिए, जब ये बोलते हैं तो मैं खामोश हूँ। जब मैं बोलता हूँ तो इनको थोड़ा पेशेंस अच्छा, ठीक है, लगाना आप अमनदीप जी ने सवाल पूछ लिया, अब आप जवाब दे दीजिए। हाँ, अभी ये बोले कि मणिपुर सही है, वो गलत हुआ। जो भी एक स्त्री के ऊपर जो घटना घटी है वो बहुत गलत हुआ। तो जो संदेशखाली में जो हुआ, तो आप लोग क्या कर रहे थे जब संदेशखाली में वो हुआ? संदेश काली जब में, जो हुई संदेश वेस्ट काली बंगाल में में जब जो हुआ, वो व्यक्ति कहाँ है? जेल में है ना? वो जेल में ही तो है। जेल में है, लेकिन मणिपुर के ऊपर एक बार भी नहीं, आप लोग प्रधानमंत्री क्यों बोले? देश के सही प्रधानमंत्री नहीं बोले? एक बार भी मणिपुर पर बोले सुनिए, क्या? जब संदेश खाली हुआ तो आप लोग क्यों मौन थे? आप लोग नहीं, सब बिल्कुल लोग मौन मौन नहीं थे, थे, हम तो क्यों बोल रहे कांग्रेस बाहर नहीं हैं। आया? देश नहीं, की महिला, देश कोई की बहन कांग्रेस का बेटी के ऊपर कोई अत्याचार कहीं पर भी होगा, चाहे वो कांग्रेस शासित प्रदेश हो, शाबाश, मैं चाहे सैल्यूट विपक्ष करता का हूँ, हो, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, उसके अंदर तो वही चलिए, कार्रवाई ठीक है, होनी ठीक है, चाहिए। ठीक है। अच्छा आरोग्य जी, आप महिलाओं के मैं लिए क्या सैल्यूट करता बीजेपी हूँ क्या, आपके लिए। हाँ, महिलाओं के चलिए लिए बीजेपी महिलाओं क्या की बात करने वाली करें, है, आप वो महिला बताइए। सुरक्षित। वो बेटी बचाओ बेटी चलिए, बस पढ़ाओ, ये देखिए, भाजपा के नेताओं से कैसे बचाएंगे बेटी को, ये बताइए जरा। भाजपा नेता वो कोई प्रणव किसी का प्रणव ये तो नहीं रेवन्ना को किए भूले ना। तो नहीं है आप? प्रणव रेवन्ना को तो नहीं भूल गए आप? तकरीबन देखिए ऐसे 3000 निपटना वीडियो। आरोग्य जी, ऐसे निपटना बहुत सारे सवाल होंगे। हाँ विपक्षी जी, इस बार बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उसी तरीके के सवाल प्रणव पूछेगा। रेवन्ना, खतरा में फंस रहे हैं आप, लेकिन जिनके पिताजी और जिनके दादाजी से जाकर नरेंद्र कांग्रेस मोदी जो है मिले, अकेले। जिनके लिए कैंपेन नरेंद्र मोदी ने किया, उनके लिए आप क्या बोलेंगे? आप लोगों को तो जो है बोलने का अधिकार ही नहीं। महिलाओं के ऊपर तो बिल्कुल भी ना बोलिए।
कोई इधर उधर का जुमला पकड़ के उस पर बात कीजिए भाई साहब, तो शायद तो कोई फिर आपकी बात आरोप सुन भी ले। खंडित जनाधार मिला, आपके खंडित जनाधार मिला। चले महिलाओं के मामले में तो ये तमाम जो सवाल यहाँ पर अमनदीप जी कर रहे हैं, आप बहुत स्लो में जा रही चीजों कहीं ना कहीं बिल्कुल पूरी तरह से डाइवर्ट होगी। मैं आपको समझना चाह रही हूँ, खंडित जनाधार मिला है, आकांक्षाएं सभी के अंदर आपकी सरकार कैसे चलेगी? क्योंकि नीतीश बाबू हमेशा बदलते हुए मौसम की तरह उनका हमेशा बिहेवियर रहा है। जिधर भी जहाँ क्या कहते हैं, जहाँ जिधर वजन उधर भजन, तो वो उस तरीके से हमेशा देखे गए हैं। आपकी सरकार आखिरकार चलेगी कैसे? क्योंकि आकांक्षाएं तो बहुत ज्यादा है नीतीश बाबू में, चंद्रबाबू नायडू में। मेरे दोस्त के पास शायद जवाब नहीं है, तो मैं ये बता दूं कि आप उनको ऑलरेडी जो है जवाब दे रहे। चंद्रबाबू अब आप नायडू ये पहले ही ये बात बोल चुके हैं कि उनके वहां जो है ये सीएए और ये एनआरसी लागू नहीं होगा। वहां पर मुसलमानों के खिलाफ जो एजेंडा भाजपा चलाती है वो बिल्कुल चलने नहीं देंगे। तो पहले ही मैच शुरू होने से पहले ही ये पार्टियां बता चुकी हैं कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे जो चेंज हो चुके हैं अब। तो अब जो खेल है वो दूसरी तरह से। नवीन जी आप क्या जी, कहेंगे जी, इस पर? जी। क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन से यहाँ पर अमनदीप जी बताने की बात कर रहे हैं कि पहले ही दिन से शपथ लेने के साथ ही लगातार जो सरकार है, एनडीए सरकार, वो दबाव में दिखाई दे रही है और तमाम जो फ्रीडम के साथ जो फैसले लिया करते थे वो फैसले अब देखने नहीं मिलेंगे। अब जैसे कि चंद्रबाबू नायडू का उन्होंने जिक्र कर दिया, एनआरसी का जिक्र कर दिया, तो ऐसे भी 5 साल बाकी और इस तरह से उन सरकार को अगर सरकार चलाना तो दबाव में काम करना पड़ेगा। जी देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। सरकार के लिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ही बहुत जरूरी हो गए हैं सरकार के गठन के लिए और सरकार चलाने के लिए। दोनों नेताओं, इन दोनों की, इन पार्टियों की नेताओं की जरूरत सरकार को पड़ रही है और उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। चंद्रबाबू नायडू ने ये स्पष्ट किया है कि उन्होंने आज तक अपने प्रदेश में क्योंकि उनके प्रदेश में अच्छी खासी मुस्लिमों की जनसंख्या है, वहां पर वो बकायदा 4% उनके लिए आरक्षण भी किया हुआ। उन्होंने कहा वो आरक्षण खत्म नहीं किया जाएगा, वो आरक्षण इस तरीके से चलता रहेगा। उसके अलावा क्या सीएए लागू हो पाएगा, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू कभी नहीं चाहेंगे कि उस पर सीएए लागू हो। और अगर लागू होगा तो क्या जो इन्होंने प्रारूप बनाया था, क्या वह प्रारूप इसी तरीके से रहेगा या उसका कोई प्रारूप बदला जाएगा? ये सारी चीजें आपस में इन्हें पहले बैठ के डिस्कस करनी होंगी, आपस में बैठ के चर्चा करनी होगी। इनका एक मत हो जाएगा तभी जो है सदन में वो बिल लाए जाएंगे, तभी वो सदन में चीजें रखी जाएंगी। और ये चीजें सरकार के लिए भी इतना आसान नहीं रह गई हैं। सरकार के पास अपना स्पष्ट बहुमत होता तो निश्चित रूप से सीएए भी लागू होता, उनकी बाकी नीतियां भी लागू होती, उनका हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना था, उनका जो सोच थी, वो भी वो लागू हो जाती है। लेकिन अब ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, तो अब ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं। मेरा आरोग्य जी, क्या आपको मेरी आवाज जी आवाज आ रही है मेरी आपको? अभी आ रहा है, ये तो वक्त ही बताएगा। और दूसरा चीज, हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए और बनेगा भी। जब तीसरी नहीं, बार लेकिन एनआरसी तो बीजेपी लाने की बात कह रही थी, चंद्रबाबू नायडू ने साफ मना कर दिया है। वहां पर विधानसभा चुनावों की बात करें, बेहतरीन उनको बहुमत आया है, यहाँ पर भी वो काफी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में है। तो जो मेन पॉइंट मोदी के मैं ये पूछना चाहता हूँ लागू करने को लेकर निशा उनके जी, चुनावी मुद्दे में, तो निशा जी, मैं आपके कैसे लागू करेंगे? हाँ जी निशा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, क्या ये आधिकारिक तौर पर प्रवक्ता हैं? क्योंकि जो ये बोल रहे हैं बहुत गंभीर बात बोल रहे हैं। देश के अंदर आज संविधान को साक्षी मानकर शपथ ली गई है, जिस संविधान के अंदर सर्वधर्म को एक 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 समान देखा जाता है और एक समान सभी को इज्जत और मान सम्मान मिलता है। मगर ये भाजपा के प्रवक्ता, जो तथाकथित मैं कहूंगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि भाजपा के आधिकारिक रूप में हो सकते हैं, ये आपके चैनल पर बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ये किस रिस्पॉन्सिबिलिटी से या क्या इनके पास ऐसी जिम्मेदारी है जिसको लेकर ये इतना बड़ा बयान दे रहे हैं? क्या ये भाजपा का आधिकारिक बयान है? अमन साहब, क्या आप हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है? हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है? क्या आप हिंदू के साथ खड़े नहीं है? क्या आपको हम देश के फेवर में, हम देश के फेवर में, आप शायद बोल रहे हैं आरोग्य जी, आप ये बोल रहे हैं कि आप एक सबसे पहले एक भारतीय और एक भारतीय सिख से बात कर रहे हैं, जिन्होंने इस देश के अस्तित्व को आज तक बचाया। आप उनसे बात कर रहे हैं, तो मुझसे कृपया करके धर्म के बारे में बात मत कीजिएगा, जीत नहीं पाएंगे। उससे भी आगे बढ़कर मैं ये बात बोलता हूँ कि जिन गुरु को हम मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें साफ लिखा है कि मानस की जात
सबे एके पहचान बो। उसके अंदर कोई जात या धर्म हम नहीं तो देखते हैं, आपको हम इंसान को देखते हैं और इंसान की करनी को देखते हैं। और जिस तरह से आप विभाजनकारी नीतियां लेकर आते हैं, बयान देते हैं समय समय पे, हिंदू राष्ट्र, मुसलमान राष्ट्र, फलाना राष्ट्र, आप देश को किसी ने बांटने की बात क्यों करते हैं? आप भारत को मुद्दा भारत रहने नहीं देंगे। कभी आप भारत को भारत नहीं रहने बीजेपी देना चाहते हैं? क्या भाजपा की बीजेपी यही मोदी नीति है? क्या आप लोगों को भारत भारत से नहीं 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 परेशानी नहीं है? वो भाई गलत क्या है, वो परेशानी है? क्या अभी भी अंग्रेजों के नहीं संपर्क नहीं में है क्या? हमको चाहिए पर अभी भी आरएसएस के लोग जो हैं भारत है आगे भारत जो हम सांस ले रॉयल रहे हैं, सीक्रेट सर्विस अगर का हम काम यही कर रहे हैं क्या छोड़ अभी भी? जो आजादी के समय में करते थे देखिए वो अभी भी कर रहे हैं आज क्या? जो उस समय, नहीं जो वो नहीं आजादी कर के रहे समय में आरएसएस के लोग करते थे, अभी भी वही कर रहे हैं क्या? हैं। अभी देखिए भी देश को आरएसएस बांटने को का आप काम कर रहे हैं आप लोग। बुरी नहीं, आपको नहीं भारत से नहीं क्या आप आपत्ति देश है? को आपको हिंदू कांग्रेस राष्ट्र क्यों चाहिए? आपको हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए? आपको चाहिए भारत से क्या आपत्ति है, बताइए? देखिए देखिए हमारे जीते जी हमने देखा है कि पाकिस्तान बढ़ गया है, बांग्लादेश बढ़ गया है तो ले और आओ, ये उसको क्या वापस ये ले आओ। और मोदी बांटने जी को इसलाइट समझते नहीं हो आप? इसको आपको अपने अपने नेता के ऊपर विश्वास जरूर नहीं है? आप आएंगे उनको बोलो ना पाकिस्तान को देखिए वापस लाने की अमित बात। अब अमित अमित शाह जी, मोदी जी भी तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, उसी बात को वो रिपीट कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता नहीं कहीं ऐसा बयान है हाँ कोई। बस अगर आप ऐसा बात बोल रही हैं तो आप भी हिंदू बड़ी जो है गैर जिम्मेदाराना बात कह रही हैं। मुझे लगता नहीं कि देश के नहीं, हिंदू प्रधानमंत्री हिंदू या हिंदू गृह राष्ट्र मंत्री ने नहीं कहीं नहीं पर भी नहीं ऐसी नहीं कोई हिंदू बात की है। राष्ट्र नहीं का नहीं हिंदू राष्ट्र का जिक्र हमेशा वो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करें, हिंदू नहीं राष्ट्र नहीं, वो का अखंड हमेशा भारत की मोदी बात जी करते हैं। अमित आप शाह ने। शायद कंफ्यूज, देखिए निशा जी, आप कंफ्यूज भारतीय कर रही हैं। जनता वो पार्टी अखंड ने भारत की भारतीय बात जनता हुई है, पार्टी नवीन के जी सर, अखंड भारतीय भारत की जनता बात, उस पार्टी पर के ज्यादा शीर्ष रोशनी। नेताओं ने हमेशा इस बात को प्रमुखता से उठाया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। और अगर मुझे लगता है कि इस बार इनकी सरकार स्पष्ट बहुमत से आती तो ये इस मुद्दे को हाँ, रखते इस बिल को ला सकते थे हिंदू राष्ट्र बनाने को हम्म, लेकर के। लेकिन जिस तरीके से ये अयोध्या से चुनाव हारे, चित्रकूट से अरे जी चुनाव बिल्कुल। हारे, उसके बाद तस्वीर तो बदल गई। इस बारे में सोचना पड़ेगा। हाँ जी, ना केवल उनको दूसरे प्रदेशों से, ना केवल दूसरी पार्टियों का समर्थन से सरकार बनानी पड़ रही है। आप ये देखिए, हम्म पहले जहां हम्म नरेंद्र मोदी जब बोलते थे तो जय श्री राम का नारा लगता था, जय श्री राम से हम्म शुरुआत होती थी, श्री राम का नारा लगता था। हम्म, लेकिन पिछले जी अब चुनाव जीतने के बाद आप ये देखिए, इस सरकार के बनने से पहले उन्होंने जब जब भाषण दिया है तो वहां पर जय जगन्नाथ का नारा लगा है, श्री राम का नारा हट गया, जय जगन्नाथ का नारा आ गया। आप ये जी देखिए, उन्होंने भगवान भी बदल दिया है, ये है चुनाव के साथ साथ, मतलब देवी देवताओं को भी बदल दिया। अगर वो अयोध्या से हारे, वो चित्रकूट से हारे, तो उन्होंने जय जगन्नाथ का क्यों, क्योंकि वहां उनकी भारतीय नवीन जनता साहब पार्टी की सरकार बनी पहली बार, वहां पर सरकार उनको बनती दिखाई थी, वहां उनके सांसद ज्यादा आए, तो वहां भगवान भी उन्होंने उसी को मान लिया। और तो ये लोगों को दिखाई दे रहा है कि किस तरह से भगवान भी बदल दिए, नेता बदलते हैं, नेताओं के लिए मंत्री बदलते हैं कि यहाँ नेता बदल दिए, दल बदल दिए, मुद्दे बदल दिए, लेकिन भगवान को इतनी जल्दी बदल दिया गया, ये पहली बार हमने देखा है। तो क्या अब मुद्दों पर कायम रहेगी बीजेपी? मुद्दे तो चुनावी मुद्दे तो बड़े सारे थे, एनआरसी की जो उन्होंने बात कर दी, एक तमाम कानून की उन्होंने बात कर दी थी, तो ये जो तमाम मुद्दे हैं, आपको लगता है कि अभी अब बीजेपी की भी इन तमाम मुद्दों को इम्प्लीमेंट कर पाना आसान होगा, क्योंकि उनके जो साथीगण हैं कहीं ना कहीं उनकी अपनी शर्तें हैं? देखिए, निश्चित तौर से अब जितने भी मुद्दे होंगे, इन्हें अपने साथियों से पहले विचार विमर्श करना होगा और साथियों को इस बात के लिए तैयार करना होगा, साथियों को इस बात के लिए राजी करना होगा, जहां इनका सबका एक मत होगा उसी को ये बिल सदन में पेश करेंगे, अन्यथा सदन में बिल पेश नहीं करेंगे। क्योंकि इस बार जहां सरकार उनके ऊपर टिक रही है, दूसरे दलों पर टिक रही है, इस बार पिछला वक्त चला गया, जब पेश कर देते तो कोई आए जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इस बार देखिए, इस बार विपक्ष भी बहुत मजबूत दिखाई देगा। पहले विपक्ष भी इतना मजबूत नहीं था, इस बार विपक्ष भी मजबूत दिखाई देगा। इसलिए इनके लिए कुछ भी इतना आसान नहीं होगा जो पहले कर रहे थे, जिस तरीके से पहले ये बिल पेश कर रहे थे और उन्होंने कई चीजें, इस बार वो सब वो पिक्चर नहीं होगी इस बार। तो क्या सियासत संभावनाओं का खेल है, और संभावनाएं जो विपक्षी पार्टी क्या उसकी भी लगती है, अमन दीप जी आपसे, आने वाले वक्त में? क्योंकि जब गठबंधन की सरकार है और गठबंधन में इतना ज्यादा भेद पहले ही हो चुका हो, तो उम्मीदें हैं आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की?
देखिए, उम्मीद के ऊपर तो दुनिया कायम है और उम्मीद को लेकर ही व्यक्ति आगे चलता है जीवन में। और जिस तरह से ये बैसाखियों में चल रही है सरकार, जिस दिन इनकी कोई भी बैसाखी टूट गई, ये सरकार औंधे मुँह गिरेगी और देश हित में जो भी फैसला उस समय लेना हो, कांग्रेस पार्टी वो फैसला लेने से कभी भी चूकेगी नहीं। बैसाखी देश टूटेगी नवीन जी, लास्ट क्योंकि शो फिनिश करना है। बैसाखी टूटेगी, आपको लगता है खिसक जाएगी बैसाखी? दिल पे हाथ देखिए- रख के जवाब दीजिएगा नवीन जी। देखिए, मैं बड़ा स्पष्टवादी हूँ और जो होता है दिल पर, मैं दिल से ही बोलता हूँ। अपनी जो भी बात होती है दिल से हम बोलते हैं, जो सच्चाई होती है वो बोलते हैं। हम पत्रकार हैं, हम न्यूट्रल होकर के बात करते हैं। हमें किसी पार्टी, किसी नेता, किसी दल से हमारा जुड़ाव नहीं है। हम जो बात करते हैं, जो असलियत होती है, जो फैक्ट्स होते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं और उसी पर बात करते हैं। देखिए, जहां तक बात है सरकार टूटने की, अभी तक जब दूसरे दलों पर आधारित सरकार बनी है, सरकार अस्थिर रही है। ये बात चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने खुद कही थी कि पिछले 3 दशकों में जब तक भारतीय जनता पार्टी नहीं आई, उन्होंने कहा 2014 से पहले 3 दशकों तक देश में अस्थिर सरकारें रही हैं। उन सरकारों में लाचारी दिखाई देती थी, भ्रष्टाचार उससे फैलता था। उन्होंने ये जो बातें कही थी, उनको भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि आने वाले समय में राइट टू एजुकेशन, भारतीय राइट जनता टू फूड, पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे कानून लेकर आई, आधार कार्ड लेकर आई। ये उन्हीं सरकारों की बात कर रहे हैं जी। अब आप, क्योंकि मैं वक्त मेरा खत्म हो चुका, मैं आरोग्य जी से पूछना चाहूंगी। शो में काफी कम वक्त रह गया। आरोग्य जी, आपका एक लास्ट एक टिप्पणी इस पर, क्योंकि आरोग्य जी तो मुझे लग रहा है हैंग हो गया, मतलब सिस्टम हैंग हो गया। तो संभावनाओं की हम बात कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि आपकी सरकार चलने वाली है? संभावनाएं कांग्रेस के लिए भी है, अमनदीप जी के लिए खुशी की खबर होगी आने वाले दिनों में? देखिए अमन साहब, हम एक भारतीय नागरिक है, आप भी भारतीय नागरिक है, तो हमको सिर्फ ये महसूस करना है कि हम कैसा ये करेंगे। वो देखिए, मोदी जी का सरकार है, वो अवश्य, ये नहीं अगला जो चुनाव आएगा उसमें भी हम बीजेपी का ही जीत रहेगा। मोदी जी का सरकार है तो अवश्य ही चलेगा। मोदी जी तो कह रहे हैं एनडीए की सरकार है, आप कह रहे हो मोदी जी की सरकार है तो अवश्य ही चलेगा। ये तो विवाद आपने शुरू कर दिया है। मोदी जी, बीजेपी के लिए मोदी जी, उनका कहने का इसमें जहाँ संभावनाएं लोगों को ये लग रहा है कि सरकार चलेगी कि नहीं सरकार टूटेगी, वही सहयोगी दल भी टूट सकते हैं। दोनों तरफ से संभावनाएं दोनों तरफ है। अगर सरकार टूट सकती है तो सहयोगी दल भी टूट सकते हैं और वो सरकार में शामिल हो सकते हैं। सरकार मजबूत भी हो सकती है। ये दोनों तरफ की संभावनाएं हैं। ठाकरे शायद छोड़कर चले जाते, जिन्हें ये डोरे डालने की तमाम कोशिशें कर चुके हैं। चलिए बहुत धन्यवाद आपका अमनदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, नवीन दवीजा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आरोग्य जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों ने अपनी राय हमारे साथ साझा की और शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, तमाम लोगों ने शपथ लिया। आपको बता देते हैं, बिहार से लगभग 8 मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने शपथ ली है, और साथ ही साथ नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र शेखावत, ज्योतिरादित्य सिंधिया और तमाम लोगों ने, किरण रिजिजू ने शपथ ली है, और साथ ही साथ हरदीप पुरी जी ने शपथ ली। उसके अलावा राजनाथ सिंह ने, अमित शाह ने, तमाम लोगों ने शपथ ले ली और लगातार अब मंत्री पद और राज्य मंत्री पद जो है वो मिल रहा है। तो सवाल यही था कि आखिरकार शपथ ग्रहण तो हो गया, लेकिन सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि सरकार की जो राह है इस बार आसान नहीं दिखाई दे रही, कठिन दिखाई दे रही। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।